हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कहानी है मेरी छलना। सुलभ ने अपने नए मकान के बरामदे में आराम कुर्सी डाली और उस पर लेट गया। शरद ऋतु की सुहानी बयार ने थपकी दी तो उसकी आंख लग गई। तभी बगल वाले घर से स्त्री पुरुष के लड़ने की तेज आवाज आने लगी। जब काफी देर तक पड़ोस का महाभारत बंद नहीं हुआ तो उसने पत्नी को आवाज लगाई, रमा जरा देखो तो यह कैसा हंगामा है। पत्नी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए सुलभ सोचने लगा कि अपने ससुराल के रिश्तेदारों से त्रस्त होकर शांति और सुकून के लिए वह यहाँ आया था। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद दिल्ली से वह मेरठ में ट्रांसफर करवा सका था। उसे दिल्ली में पल भर भी एकांत नहीं मिलता था। रोज ही दफ्तर जाने के पहले और शाम को दफ्तर से लौटने पर कोई ना कोई रिश्तेदार उसके घर आ टपकता था। तनाव के कारण 33 वर्ष की आयु में ही उसकी खिचड़ी हो गई थी। अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़ा लगता था। वह नौकरी की टेंशन, राजधानी के ट्रैफिक की टेंशन, रोज रोज का भागम भाग, ऊपर से पत्नी के नाते रिश्तेदारों का दखल। 10 मिनट बाद रमा आते ही चहक कर बोली, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सुनोगे तो झूम उठोगे। बगल वाले घर में मेरी मुंह बोली बहन माला है। उसका 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ है। सुलभ का चेहरा मुरझा गया। उसके मुंह से अस्पष्ट सी आवाज निकली, यहाँ भी। रमा आगे बोली, नहीं समझे भाई, माँ की सहेली अनुभा मौसी की लड़की है यह। इसके विवाह में मैं नहीं जा पाई थी। अपना दीपू पैदा हुआ था ना, मैं वहीं से अनुभा मौसी से फोन पर बात करके आ रही हूँ। कह दिया है कि माला की जिम्मेदारी मेरी, और सुनने की शक्ति नहीं थी सुलभ में। पत्नी की बात काट कर उसने विशीले स्वर में पूछा, तो वही दोनों इतनी बेशर्मी से झगड़ रहे थे। एरो गेरों को एरा गेरा नहीं, मेरी मौसी की बेटी है वह। रमा दहाड़ी, तो तुम्हारी मौसी क्यों नहीं? बोलते बोलते थक गया सुलभ। सामने गेट के अंदर प्रवेश कर रहा था एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक, सजा धजा जवान जोड़ा। दोनों एक दूसरे के लिए बने दिख रहे थे। सुलभ ठगा सा उन्हें देखने लगा। तभी रमा ऊंचे स्वर में चिल्लाई, आओ माला महेश, अपने शांत जीवन में अनाधिकार प्रवेश करके खलल उत्पन्न करने वाले इस खूबसूरत जोड़े को नापसंद नहीं कर सका सुलभ। सौंदर्य निहारना उसकी कमजोरी थी। चाय पानी के बाद माला धीरे से बोली, दीदी आपने पैसे? हाँ हाँ कहते हुए रमा ने रखे 10,000 रुपये लाकर माला को दे दिए। रुपये मिलते ही दोनों हंसते हुए गेट से बाहर हो गए और स्कूटर पर फौरन फुर हो गए। शाम को दोनों देर से लौटे और आते ही सीधे रमा के पास आ गए। घर में प्रवेश करते ही माला सोफे पर पसर गई और बोली, खाना हम दोनों यहीं खाएंगे। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, बहुत थक गई हूँ मैं। कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? उत्सुकता से पूछा रमा ने। पूरा समय ब्यूटी पार्लर में निकल गया। चहक उठी माला। पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हेयर कटिंग, सेटिंग, वॉल बॉडी मसाज। तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत है? बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे। मेरी मरी सी आवाज़ निकाली रमा के मुख से। कुछ ज़्यादा नहीं, बस 1500 रुपये ही लगे हैं। लापरवाही से अपने खूबसूरत केसों को झटका देते हुए माला बोली, मेंटेन ना करो तो अच्छा खासा रूप भी बिगड़ जाता है। अपनी ओर तो तनिक देखो दीदी, क्या हुलिया बना रखा है आपने। आपके रूप की मिसाल तो माँ आज तक देती है। ऐसा लगता है कि आपने कभी पार्लर में झांका तक नहीं है। या तो पैसा बचाओ या रूप। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। सुलभ की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने कटाक्ष किया, क्या महेश भी दिन भर मेस पार्लर में था? नहीं नहीं बोली माला, उसे कहाँ फुर्सत थी। तमाम बिल जो जमा करने थे, घर का किराया, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल। घबरा गई रमा। तब तो पूरे 10,000, हाँ पूरे खत्म हो गए। अभी दूध वाले का बिल बाकी है, साथ में रोज का जेब खर्च। बेहिचक माला बोली। सुलभ क्रोध में मन ही मन बुदबुदाया। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं। अंदाज रहीसों के पति का क्रोधित रूप देखकर रमा घबरा कर बोली, माला तुम थकी हो दिन भर की, जाकर आराम करो, मैं आती हूँ। माला के जाते ही सुलभ के
अंदर दबा आक्रोश ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। कहीं नहीं जाओगी तुम, तुम्हारे रिश्तेदारों से बचकर मैं यहाँ आया था सुकून की जिंदगी की तलाश में, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका। पति से नजरें बचाकर रमा चुपके से 1000 रुपये और दे आई माला को, और साथ में शीघ्र शीघ्र नौकरी ढूंढने की हिदायत भी। उसे पता चला कि माला और महेश ने आसपास के कई लोगों से उधार लिया हुआ था। पैसा हाथ में नहीं रहने पर आपस में झगड़ते थे, और पैसा हाथ में आते ही दोनों में तुरंत मेल हो जाता और हंसते खिलखिलाते हुए मौज मस्ती करने निकल पड़ते। स्कूटर में ऐसे सटकर बैठते मानो इनके समान कोई प्रेमी जोड़ा नहीं है। ऐसा लगता था कि उस समय झगड़ने वाले ये दोनों नहीं कोई और थे। इन दोनों के आपसी झगड़े के कारण पड़ोसी भी 2 खेमों में बट गए थे। कुछ माला का दोष बताते थे तो कुछ महेश का। इन दोनों का प्रसंग छिड़ते ही दोनों खेमे बहस पर उतारू हो जाते। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। इस खूबसूरत जोड़े की असलियत जग जाहिर हो चुकी थी, इसलिए सबसे कर्ज मिलना बंद हो गया था। अब मकान मालिक भी इन्हें रोज आकर धमकाने लगा था। 6 महीने से उसका किराया जो बाकी था। एक दिन क्रोधित होकर मकान मालिक ने माला के घर का सामान सड़क पर फेंक दिया और कोर्ट में घसीटने की धमकी दे डाली। पड़ोसियों के बीच बचाव से वह बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। रोज की अशांति और फसाद से सलब त्रस्त हो गया। उसका मेरठ से और नौकरी से मन उचट हो गया। ना तो वह मेरठ में रहना चाहता था और ना ही दिल्ली वापस जाना चाहता था। इन 2 शहरों को छोड़कर उसकी कंपनी की किसी अन्य शहर में कोई शाखा नहीं थी। आखिर नौकरी बदलने की इच्छा से सलब ने मुंबई के एक फॉर्म में आवेदन पत्र भेज दिया। एक शाम सलब दफ्तर से अपने घर लौटा तो अपने गेट के बाहर पुलिया पर अकेली माला को उदास बैठा पाया। रमा अपनी परिचित के यहाँ लेडीज संगीत में गई हुई थी। देर रात चलने वाले कार्यक्रम के कारण वह शीघ्र लौटने वाली नहीं थी। पूछने पर माला ने बताया कि 6 माह से किराया नहीं देने के कारण मकान मालिक ने उसकी और महेश की अनुपस्थिति में मकान पर अपना ताला लगा दिया है। महेश उसे यहाँ बैठाकर मकान मालिक को मनाने गया था। सुलभ कुछ देर तो दुविधा की स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने माला को अपने घर के अंदर बैठने के लिए कहा। घर के अंदर आते ही माला सलभ के गले लगकर बिखरने लगी। हालांकि सलभ बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। माला महेश की हरकतों से वह खूबसूरत माला को रोती देख उसका हृदय पसीज उठा। माला का गदराया यौवन और आंसू से भींगा अद्वितीय रूप सलभ को पिघलाने लगा। माला के बदन के मादक स्पर्श से सलभ के तन बदन में अद्भुत उत्तेजना की लहर दौड़ गई। माला के बदन की महक और उसकी नर्म खूबसूरत केसों की खुशबू उसे रोमांचित करने लगी। सलभ के कान लाल हो गए, आंखों में गुलाबी चाहत उतर आई और हृदय धौकनी के समान धड़कने लगा। तीव्र उत्तेजना की झुरझुरी ने उसके बदन को कपकपा दिया। पल भर में वह माला के रूप लावण्य के वशीभूत हो चुका था। अपने को संयमित करके सलभ ने माला को अपने सीने से अलग किया और धीरे से सोफे पर अपने सामने बैठाकर संतावना दी। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माला ने अश्रुपूरित आंखों से सुलभ की आंखों में झांकते हुए पूछा, पैसा नहीं है हमारे पास, कैसे सब ठीक होगा? मैं कुछ करता हूँ। स्फुट भाया सा स्वर निकला सलभ के गले से, आता हूँ मैं बस अभी, तब तक तुम यहीं बैठो, कहकर सलभ ने एटीएम कार्ड उठाया और गाड़ी से निकल पड़ा। लौटकर सलभ ने माला के हाथों में 6 माह के किराए के 9000 जैसे ही थमाए। उसने खुशी से किलकारी मारी। सलभ सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा तो वह अपने स्थान से उठी। खूबसूरत अदा से अपना पल्लू नीचे ढलका दिया और सुलभ के एकदम करीब जाकर उसके कान में मादक स्वर में फुसफुसाई, थैंक यू जीजू, थैंक यू। वह मुग्ध हो उसे देखने लगा। घर में माला महेश के विरुद्ध सुलभ के स्वर एकाएक बंद हो गए। पति के रूख में अचानक बदलाव पाकर रमा को आश्चर्य तो हुआ,
पर वास्तविकता से अनभिज्ञ उसने राहत की सांस ली। रोज रोज की तकरार से उसे मुक्ति जो मिल गई थी। नहीं चाहते हुए भी सलभ ने पत्नी से माला को 9,000 रुपये देने की बात गुप्त रखी। माला को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसे देखकर सदैव भ्रुकुटी तानने वाला सुलभ उसके रूप के चुंबकीय आकर्षण में बंधकर मेमना बन गया था। वह उसे अपने मोहपाश में बांधे रखने के लिए उस पर और अधिक डोरे डालने लगी। जब भी रमा किसी काम से बाहर जाती, सहज सरल भाव से वह माला के ऊपर घर की देखरेख का जिम्मा सौंप देती। इस पर भरपूर फायदा उठाती माला। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। रमा के सामने आंसू बहाकर माला पैसे मांग लेती और सलभ उस पर असक्त होकर अब स्वयं ही धन लुटा रहा था। अपने सहज सरल स्वभाव वाले निष्कपट अनुरागी पति को अपने प्रति दिन प्रतिदिन उदासीन और उष्मा रहित होते देखकर रमा का माथा ठनका। वह बहुत सोचने विचारने के बाद भी वह सत्य को पता नहीं लगा पाई। माला केवल पैसे ऐंठने के लिए सलभ पर डोरे डाल रही थी। उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी सलभ में। पर एक दिन सलभ अपना संयम खो बैठा और माला के सामने प्रणय निवेदन करने लगा। पहले तो माला घबरा गई, फिर उसे विचित्र नजरों से घूरने लगी। फिर बोली, जीजू फौरन 10,000 रुपयों का इंतजाम करो, नहीं तो मैं आपका कच्चा चिट्ठा रमा दीदी के सामने खोलती हूँ। मरता क्या न करता। रुपये पाकर माला प्रसन्न हुई। फिर उसका लोभ बढ़ता गया। उसने रमा पर भी अपना भावनात्मक दबाव बढ़ा दिया। शीघ्र ही रमा के घर में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। त्रस्त होकर रमा ने अनुभा मौसी को वास्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शीघ्र ही रुपये भेजने को कहा, तो उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, छोटी बहन मानती हो ना उसे, थोड़ी सी सहायता कर दी तो मुझसे पैसे मांगने लगी तुम। रमा ने फिर सारी बात माँ को बताई तो माँ ने भी उसे जमकर खरी खोटी सुना दी। मुझसे पहले सलाह क्यों नहीं ली? पैसे लूटने के बाद अब उसका रोना क्यों रो रही हो? अनुभा और उसके परिवार के काले कारनामों से त्रस्त होकर हमने सदा के लिए उन्हें त्याग दिया है। रमा के दिलो दिमाग से मायके के रिश्तेदारों का नशा काफूर हो चुका था। उधर सलभ का मन माला की ओर से उचट गया था, लेकिन वे ना तो पत्नी को सत्य बताने की हिम्मत जुटा पाए थे, ना माला की रोज बढ़ती मांगों को पूरा कर पा रहे थे। उनकी स्थिति चक्की के 2 पटों में फंसे अनाज जैसी थी, जिसकी तना वे भोग रहे थे। उनकी नींद और चैन छिन गए थे। उनके द्वार बम्बई की एक फर्म में भेजे गए आवेदन पत्र का अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया था। धीरे धीरे माला ने पुनः कॉल सेंटर में कार्य करना शुरू कर दिया। महेश ने एक सिविल ठेकेदार के जूनियर सुपरवाइजर के रूप में काम पकड़ लिया, पर आय कम थी, उसके खर्चे अधिक। धीरे धीरे दोनों की जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगी। तभी अचानक एक दिन माला कॉल सेंटर से अचानक गायब हो गई। काम पर गई तो अपने घर नहीं लौटी। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिली। पता चला कि वह उस दिन कॉल सेंटर पहुंची ही नहीं थी। बदहवास महेश इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर कुछ दिनों बाद वह भी कहीं चला गया। लोगों ने अंदाजा लगाया कि वह अपने माता पिता के पास लौट गया होगा। पड़ोस के घर में सन्नाटा पसर गया। इस दंपति का क्या हासिल हुआ होगा, इसके बारे में वे लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। सबको अपना पैसा डूबने का दुख तो था ही, इस खूबसूरत युवा जोड़े का चले जाने का भी कम दुख नहीं था सबके लिए। तभी अनुभा मौसी ने सुलभ और रमा पर इल्जाम मढ़ दिया कि इन्हीं दोनों की मिलीभगत ने मेरी बेटी और दामाद को गायब कर दिया है। बड़ी मुश्किल से जान पहचान वालों के हस्तक्षेप से ये दोनों पुलिस के चंगुल में आने से बचे। अचानक एक दिन मुंबई के फॉर्म से इंटरव्यू के लिए सलभ को बुलाया आ गया। बच्चों की छुट्टियां थी, इंटरव्यू के साथ घूमना भी हो जाएगा। इस उद्देश्य से सलभ ने रमा और दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले लिया। पहले दिन इंटरव्यू संपन्न होने के बाद अगले दिन के लिए सलभ ने
टूरिस्ट बस में चारों के लिए बुकिंग करवा ली। अगले दिन सुबह 10 बजे चारों मुंबई भ्रमण के लिए टूरिस्ट बस में सवार होकर निकल पड़े। भ्रमण में फिल्म की शूटिंग दिखलाना भी तय था। पास ही के एक गांव में ग्रामीण परिवेश में एक लोक नृत्य का फिल्मांकन हो रहा था। करीब 15-75 बालाएं रंग बिरंगे आकर्षण ग्रामीण परिधानों में सजी संगीत पर थिरक रही थी। अचानक नन्हा दीपू चीख पड़ा, मम्मा वह देखो सामने वाली मौसी। उसे पहचानने में रमा को देर नहीं लगी। वही चिर परिचित खूबसूरत मालूम चेहरा। वह पति के कान में फुसफुसाई, मैं इसे अनुभा मौसी को लौटाकर अपने नाम पर लगा हुआ दाग अवश्य मिटाऊंगी। लताड़ लगाई सलभ ने, खबरदार अब इस पचड़े से दूर रहो। बाज आया मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से, लेकिन रमा नहीं मानी। पति की इच्छा के विरुद्ध उसने टूरिस्ट बस का बकाया भ्रमण कैंसिल करके टैक्सी किराए पर ले ली और शूटिंग के उपरांत उसका पीछा करते उसके घर जा पहुंची। सलभ और रमा को एकाएक सामने पाकर माला अनजान बन गई। दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया उसने। सब्र का बांध टूट गया रमा का। क्रोध से चीखी वह, तू यहाँ ऐश कर रही है और तेरी माँ ने हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया कि तुझे गायब करने में हमारा हाथ है। चल अभी मेरे साथ इसी वक्त, मैं मौसी के पास ले चलती हूँ। माला ने मौन व्रत धारण कर लिया। क्रोध से आपा खो बैठी उसके केस पकड़कर चिल्लाई, जो अपने पति की नहीं हुई हमारी कैसे होती? तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद तेरा महेश बदहवास हालत में लूटा लूटा सा तुझे खोज रहा था, पता नहीं कहाँ है बेचारा। माला ने अचानक चुप्पी तोड़ी और चीखने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनते ही वहां भीड़ इकट्ठा होने लगा। घबराकर रमा ने माला के केस छोड़ दिए। वहां रुकना उचित न समझकर सलभ ने रमा की बाह पकड़ी और उसे टैक्सी की ओर खींचकर ले चला। चलते चलते वह बोला, यहाँ तमाशा खड़ा ना करके हमें चुपचाप मेरठ में इसके तमाम कर्जदारों को इसका अता पता बता देना चाहिए, वही आगे की कार्यवाही करेंगे। अता पता इधर उधर देखते हुए दोहराया रमा ने, अरे यह कौन सी जगह है, मैं तो मालूम ही नहीं। रुको अभी आती हूँ, घर का नंबर गली मोहल्ला सब पता करके। रमा जैसे ही पलटकर माला के घर के पास पहुंची तो जड़ हो गई। माला ताली पीट पीट कर हंसते हुए पूछ रही थी, कहो माँ कैसी थी मेरी एक्टिंग? छुट्टी कर दी ना मैंने माला दीदी की, अब इधर आने की दोबारा जरूरत नहीं करेगी। अनुभा मौसी ने शाबाशी दी बेटी को, मान गए भाई, तूने तो टॉप हीरोइन को भी मात दे दिया। क्या एक्टिंग थी तेरी, अब तो तू हीरोइन बनेगी। सामने खड़े ही कर रहे थे महेश और माला के पिता। रमा को काटो तो खून नहीं, उसमें कुछ पूछने और सुनने की शक्ति नहीं थी। लौटकर आ बैठी कार में। पति को सारा वृत्तांत सुनाकर वह फकफका कर रो पड़ी। सबकी मिली भगत थी। धोखा देकर पैसा ऐंठने की अपनी सफलता पर जश्न मना रहे थे। वे सब बड़ी ही मासूमियत से सरल हृदयी लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके छला था माला महेश ने। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।